जी, अगर सदन की राय है तो आज क्वेश्चन आवर खत्म कर देंगे और बिल को पास करा के 2 बजे वंदे मातरम कर देंगे। ये तय हुआ था। जस्ट वन मिनट देखिए, 2 दिन से क्वेश्चन आवर नहीं हो रहा है। हम लोग अपने 2 दिन से नहीं हुआ तो 1 दिन और नहीं होगा तो क्या अंतर पड़ेगा? लेकिन सबके अपने अपने एंगेजमेंट है। विल द ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज सिट डाउन? जस्ट 1 मिनट, बैठ जाइए, मैं बताता हूं। Whenever the question hour is not held, it is because of disruption, not by any rule or any consent. This is a normal day in the functioning of the Rajya Sabha. We will follow the procedure of listed business. This is question hour, we'll do the question hour. I am aware that the discussion on a bill is continuing. As soon as we... नहीं तो मत कीजिए ना नरेश जी, it is not expected of you. No, it is never by consent. And no. Naresh ji, please. Question 181. We will take it up, continue the discussion at 1 o'clock. Thank you. Question 181, let it be answered. प्रश्न प्लीज जी, supplementaries please. सवाल पूछिए। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के कारण बस्तर संभाग के विकास अवरुद्ध हो गया है। किसी भी समय नक्सलियों द्वारा आरपीएफ के जवानों के साथ मुठभेड़ हो जाता है, गोला बारूद चलने का लगता है, हजारों की संख्या में जवानों और आम जनता हताहत हो जाते हैं। बारूद की सुरंग बिछाकर जवानों की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है, सड़क को काटकर पेड़ों को प्रश्न पूछिए। फिर क्वेश्चन है, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ को ख की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ को क की श्रेणी में क्यों न रखा जाए, यह मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो पूछा है कि हमको एक कैटेगरी में डालो, 90% शेयर सेंटर का और 10% स्टेट का होता है, लेकिन हमारी जो गृह मंत्रालय और सिक्योरिटी कैबिनेट सेक्रेटरी ने डिसाइड किया है कि एक कैटेगरी में सिर्फ अपना जम्मू कश्मीर और 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते हैं, बाकी के स्टेट जो है वो बी कैटेगरी में आते हैं। और आज उन्होंने बताया कि हमको ए कैटेगरी में लेके जाइए, लेकिन ये बात अभी हो सकती नहीं है। लेकिन मैं एक बात सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पिछले 2 साल में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में मार्च तक 115 करोड़ रुपया दिया है और 13-14 में 32 करोड़ दिया था। उसके सिवाय स्पेशल रिएम्बर्समेंट स्कीम है, उसमें एसआरई स्कीम में 381 करोड़ रुपया दिया है और उसको पैसा भी दे दिया है। 3 एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम भी दिया है। नहीं, उनको कैटेगरी में उन्होंने पूछा है कि कैटेगरी में लिया कि तो ये कैटेगरी में नहीं आ सकते। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। दूसरा जी, क्या केंद्रीय सरकार नक्सलवाद के अत्यधिक रूप से प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य को पुलिस के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के समूह में काम में क्यों नहीं रखा जा सकता, इस पर विचार करेगी क्या? अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन मैंने बताया ऐसा हमने दूसरी स्कीम किया है। वामपंथी जो उग्रवाद है उनके लिए कई स्कीमें मैं बनाया, उसमें उनको बताता था लेकिन नहीं जानना चाहते। ठीक है। मिस डोला सेन। Thank you, sir. The police modernization scheme has been taken out from the list of centrally funded schemes, but West Bengal will suffer a lot for this, because in respect of Jungle Mahal area, West Bengal was also LWE affected state for a long time. Moreover, Darjeeling is also very much sensitive,
and there are 3 countries in the border region of West Bengal. So my question is why the central government is asking certain state governments to fund schemes which are essentially national in nature and to do with our national security of our country. Thank you. That's why West Bengal should be included in category A at least. Thank you. अध्यक्ष महोदय, पुलिस मॉडर्नाइजेशन पूरा स्कीम निकाल नहीं दिया है। उसमें 2 स्कीम थे, प्लान था और नॉन प्लान था। तो प्लान स्कीम में पुलिस स्टेशन बनाना, पुलिस हाउसिंग बनाना, वो जो केंद्र सरकार ने 14 फाइनेंस कमीशन में राज्यों को 42% इच्छा दिया है, उसमें से वो प्लान का कर सकते हैं। नॉन प्लान में मैं बताता हूँ, नॉन प्लान स्कीम चालू है, नॉन प्लान स्कीम चालू है। 595 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। जब भी राज्यों के पास आता है हमारे पास प्रोजेक्ट, तो हम उनको पास करते हैं। Shri Rapolo. Respected Chairman, in the backdrop of the sensation in Jharkhand about the pseudo-Naxals and the complications spreading across due to the contingency funds misutilization, I would like to draw the attention and seek the question from the Honorable Union Home Minister that during the last 10 years, the UPA regime has tried to update the technology and utilize the advanced technology in the crime and criminal case tracking system, and which was almost completed at the time of What's the limiting of question? office. Is the union government is trying to take up additional advancement in the modernization of the police forces all across the nation, keeping the global advancements in view? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कड़े कदम उठा रही है उग्रवाद को खत्म करने के लिए, और इसके लिए ये साल की बात बताता हूँ, हमने 2200 मोबाइल टावर डालने का भी बोला है, 6 MI हेलीकॉप्टर भी दिया है, जितना भी बटालियन चाहिए उतनी बटालियन भी देते हैं, और जो LW एरिया में 7300 करोड़ का 5000 किलोमीटर का जो रास्ता बनाया था वो भी बनाया, और नया टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने एक टीम बनाया है, और नया टेक्नोलॉजी का भी यूज करके हम उग्रवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। श्री नरेश अग्रवाल। माननीय गृह मंत्री जी, आपने कैटेगरी ए और बी 2 में दिखाए हैं। ए में जो राज्य हैं उनको 90-10 की आप सहायता करते हो, बी कैटेगरी 60 और 40 में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बी कैटेगरी के जो स्टेट हैं, उसमें वो भी स्टेट है जहां के आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन स्टेट्स ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश का मैं पूछ लूं, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा है इस हमारे नाम नहीं लेना चाहता था। उन स्टेट्स ने जो मॉडर्नाइजेशन के प्रस्ताव भेजे हैं, वो प्रस्ताव क्या क्या हैं, और उनको आप कब तक स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? सभापति महोदय, सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के संबंध में मुझे यह कहना है, सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन की स्कीम थी जिसके तहत स्टेट्स की फंडिंग की जाती थी, अब वह फंडिंग बंद कर दी गई है। अब यह है कि नॉन प्लान के तहत फंडिंग अब भी होती है इस स्टेट्स को, और सभी सदस्यों को इस बात की भी जानकारी है अध्यक्ष महोदया कि पहले जो शेयर होता था रेवेन्यू का, जो कि स्टेट्स को मिलता था सेंटर के द्वारा, वह 32% था, वह बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। अब हम स्टेट गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वह अपने पुलिस मॉडर्नाइजेशन अपनी स्टेट की पुलिस का अपने ही वह रिसोर्सेज के माध्यम से करेंगे, इसलिए अब उसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। जवाब में ये तो आपने दिया, जवाब हमने नहीं दिया। जो जवाब दिया मैं, आप पढ़ लीजिए, आप जवाब पढ़ लीजिए, मैंने जो पूछा आप जवाब पढ़ लीजिए, या तो ये जवाब में देते हैं कि इसको हमने खत्म कर दिया, ये भी इन्होंने तो दिया कि ए में आप आंसर पढ़ लीजिए। One minute, I think आप क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सभापति महोदय, मैं पुनः इसे क्लैरिफाई करता हूं कि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैटेगराइजेशन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है, और जिस कैटेगरी बी के संबंध में कहा जाता है कि उसमें सेंटर और स्टेट शेयर 60 और 40 का होता है, तो क्यों होता है
जबकि नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स और जम्मू कश्मीर में सेंटर और स्टेट का शेयर 90:10 का होता है, तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? इस संबंध में यह प्रश्न पूछा गया था। तो मैं इसमें यह भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि नक्सल प्रभावित जो भी राज्य हैं उनमें भले ही 60:40 का रेशियो हो सेंटर और स्टेट का, इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी स्कीम्स हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम चलाते हैं। जैसे उन स्कीम्स के नामों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। वह हमारी SIS स्कीम है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की स्कीम है, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस की स्कीम है, RRP 1 है, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाने का है, हेलीकॉप्टर का है, और साथ ही साथ ये काउंटर इंसर्जेंसी एंटी टेरर ये सब सेंटर्स बनाने का है, और CAPF माने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मैक्सिमम जो कुछ भी हम उनको मदद कर सकते हैं, राज्यों को हम मदद भी करते हैं, मोबाइल टावर्स बनाने का है। तो यह सब सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम यह सब सारी योजनाएं चलाते हैं, जो कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं नहीं हैं उन राज्यों में यह सब सारी योजनाएं हम नहीं चलाते। Thank you. Question 182. No, I'm sorry. This is not a discussion, Praful ji, this is not a discussion. You give notice for a discussion. Please. Praful ji, please. No, please. Please, Praful ji, please. Praful ji, please, you are a senior member. Please don't. I'm sorry. No. I'm not contradicting anything of what you are saying. I'm requesting you to just observe the procedure of the question hour. Why? No, please. No. I'm afraid that claim can be made by many people. Do you? No, please. We can have a discussion separately. Please, बैठ जाइए. Please give the chance. Dr. Chandan Mitra, ask your question. Yes, sir. Let Sir, the question answer be 182. given. No, please. Of the House. Please, Sharad ji, please. नहीं, Sharad ji, please. Sir. Question hour, आप रहने दीजिए. आपसे Sir, गुजारिश my है ये. first supplementary. Thank you. My Yes. first supplementary is that while the minister देखिए अगर नहीं क्वेश्चन आवर में नहीं दे सकता हूं, उसके बाद प्लीज आई एम सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, आई डोंट सी व्हाई ऑनरेबल मेंबर्स हु आर fully familiar with the procedure of the question hour, no, you cannot do it. Number 1 minute, please. Let us be very clear. Who asked the primary question? The right to ask supplementaries belongs to the person who asked the primary question. Other supplementaries are a matter of courtesy. The rule of this house just a minute, please. Let me put the record straight. The rule of this house, and it was not made by me, was 2 supplementaries. I have expanded it to 3 supplementaries. I have to be fair to others who no, you cannot do that. नहीं, शरद जी, ऐसा है. देखिए, the question and 2 supplementaries is the established practice. Then additional supplementaries have been allowed. My predecessor had restricted it to 2 additional supplementaries. I have expanded it to 3. Now if I expand this further, then somebody else's chance goes down. And I don't see why the next person, he should be deprived of his right, that's all. Please, देखिए, it is not by subject. It is not by subject. It is a fair system. Start questions are balloted, publicly balloted. Honorable members witness it. After that, if the chance does not come, what is the chair to do? The chair has nothing to do with the balloting. I have the list of questions given
शरद जी मस्ट यू, आपसे देखिए, नहीं देखिए 10 लोग यही बात, अब ना एक उपाधि होती है ना राय साहब, शर्जी और राय साहब हो गए। ये इस सवाल से नहीं है रिलेटेड। शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन का मेरा नोटिस है, वो भी आप मंजूर देखिए आप टाइम निकालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात Sir, my supplementary. If the house is extended by the government, I have no problem listing all these things. Sir, supplementary. Yes. So my first supplementary is that while the minister has given some details about the delay of the project and so on, one fundamental question is, I find from in the reply that there is no date at all set for completion of the project. It was originally supposed to be completed on 6/7/2014. Now almost 1 year later, project is not complete and no target date has been set. I think this is a serious lapse, and I would like to know from the minister through you, sir, as to whether the government has decided on a fresh completion date. चेयरमैन सर, उसमें जो मूल प्रश्न में एक डेट सही तरीके से माननीय सदस्य ने उठाया कि 6/7/2014 तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी जो मूलभूत इस पाइपलाइन की वायबिलिटी के लिए पीएनजीआरबी जब उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद उसको बीड किया, जो मूल दो प्रश्न है कि उसकी एंकर लोड अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसकी मार्केटिंग लाइन क्या होगा इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। दूसरी, ये दो राज्यों के अंदर जो आरओयू चाहिए थी, राइट ऑफ यूटिलिटी के लिए जो अधिकार चाहिए थी, जम्मू कश्मीर में अभी उस अधिकार को दिया है। इसलिए अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जब उसकी दो ही शर्त, जो मूल दो विषय है जिसको हमने उत्तर में दिया है, अभी एक की आरओयू की अनुमति जम्मू कश्मीर की ओर से आई है, और उसकी एंकर लोड जब तक उसकी स्पष्टता नहीं होगी, इसकी और उसको बनाने वाला एक कंसोर्टियम है, पीएनजीआरबी उसको दिया है, उसको एक स्पेसिफिक डेट के साथ जोड़ना यह संभव नहीं होगा। Thank you. Second question. Sir, this is rather disappointing that we don't have any idea of the date of completion. But I would like to know from the minister, my second supplementary, sir, that what is the problem as of now? Is it only land acquisition and right of use, or is there any other problem that is which has stalled the project? And has any work happened on the ground in the project, or are we still talking only of acquisition of land and other technical requirements? Has any progress happened? If so, how many kilometers of this Thank you. pipeline has been completed? चेयरमैन सर, पाइपलाइन तो बना ही नहीं। मैं प्रश्न को जो उत्तर देते हुए स्पष्टता के साथ कहा है कि इसके एंकर लोड जब तक उस कंपनी को, जेवी को नहीं मिलता है, उन्होंने टेंडर किया है, टेंडर बिड खोला नहीं है, टेंडर बिड खोला नहीं है तो उसको इंप्लीमेंट करने की कहां से विषय आती है। इसलिए ये टेक्नो इकोनॉमिक इशू है। उसके जिस समय पे पीएनजीआरबी उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिख के पिछले दिनों में किया था, उसको अभी अनुभव जो आ रहा है, इसको जब ग्राहकी नहीं मिल रहे उस इलाका में, उसको सोचना पड़ेगा, दोनों राज्य सरकारों के साथ बैठना पड़ेगा, संबंधित और 2-4 मिनिस्ट्री के साथ बैठा के बात करना पड़ेगा, क्या गैस बेस्ड कोई पावर प्लांट, कोई फर्टिलाइजर प्लांट या कोई फूड प्रोसेसिंग की प्लांट आ सकती है क्या। इसलिए जब तक उसकी मार्केट नेटवर्क खड़ा नहीं हो पा रही है, इसकी करना अभी दिक्कत हो रही, इसलिए टेंडर होने के बाद भी उसकी बीड अभी तक खोला नहीं गया। Thank you. Shri Ranjiv Biswal. The Honorable Minister hails from my state, although he represents Bihar in the Rajya Sabha. So he has a soft corner for Orissa, at least I believe. So my question to the Honorable Minister is, so there is a Indian oil refinery in Paradip, where there is a pipeline been set up from Paradip to Haldia. So I would like to... 1 minute, please ask on the question. So I am asking the question. No, this is not the question. Sir, because he is from the Orissa, so I am Does not asking... matter. Where is he from? Sir, if he has the information... I'm sorry. Sir, if he has the information... नहीं, sir, if he has please. information... नहीं, देखिए sir, ये it's मत, also important... ये मत कीजिए. Sir, it's Please. regarding Orissa, You, sir. why are you wasting time like this? You know what the question is. Shri Sir, the Sanjay question Rawat. is... Sir, can I ask the Raut, question? yes. So I want the minister to reply when the project will be You completed. can take it up with him separately. सर ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक
महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण राज्य है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत जो है वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। अब ये भटिंडा से श्रीनगर वाया जम्मू जो गैस पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है, मेरा प्रश्न है ये 725 किलोमीटर की वो पाइपलाइन है, उसके लिए जो भूमि लगेगी पाइपलाइन के लिए थोड़ी पंजाब की होगी और सबसे ज़्यादा श्रीनगर और जम्मू की भूमि लगेगी। तो मेरा प्रश्न है जो भूमि आपको लगने वाली है सरकार को, उस भूमि का अधिग्रहण आप जो नया कानून अब आ रहा है भूमि अधिग्रहण कानून, उस कानून से करेंगे? आपको कितनी भूमि चाहिए, कितनी भूमि का अधिग्रहण हो गया है? अगर नहीं हो गया है तो नया जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट अब बन रहा है उस कानून से वो आप भूमि अधिग्रहण करेगा या नहीं? चेयरमैन सर, ये पंजाब में कुल 725 किलोमीटर की लंबी इस पाइपलाइन में पंजाब की हिस्सा 410 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर की 315 किलोमीटर है। चेयरमैन साहब, जब 2013 में भी भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित किया गया, कुछ सेक्टर को उसी में से बाहर रखा गया, जो मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर रखा गया। अभी मेरे पास इसकी 13 सेगमेंट को 13 विषय को बाहर रखा गया और मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा कि क्या हमारी पाइपलाइन भी, अभी तथ्य मेरे पास नहीं है, मैं भी स्पष्ट खुद नहीं हूं, लेकिन क्या 13 कैटेगरी के अंदर पाइपलाइन भी आती है? अगर आती है तो शायद वो पुराने कानून की हिसाब से चलेगी, उसकी तथ्य मैं माननीय सदस्यों को दे दूंगा। श्री MS गिल। है ना सर, मैं उसमें थोड़ा इसलिए एब्सोल्यूट नहीं था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये पाइप लग रही है, लगनी चाहिए, जल्दी लगनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत फ़ायदा होगा, बठिंडा से जाएगी, लेकिन ये पंजाब सारे में से काट के जाएगी, आगे जम्मू वगैरह भी काटेगी, लेकिन पंजाब में तो बहुत महंगी, बहुत कीमती ज़मीन है और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो आया ये जो है राइट टू यूज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, उसमें आप किसानों के साथ धक्केबाजी तो नहीं कर रहे जो हिंदुस्तान की लैंड एक्विजिशन में और ये सारे राइट्स में आदत रही है 60 साल से? ये मेरे को अश्योर कीजिए कि उनको आप देंगे जो भी देना चाहिए, या आप कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं, देश का काम हो रहा है। चेयरमैन सर, ऐसे अनुभव मोटा मोटी पाइपलाइन सेक्टर में नहीं है, गैस हो, क्रूड हो, देश में जैसे 15,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी हुई है। अभी अभी उत्तर प्रदेश की इलाका में कुछ विषय मेरे सामने भी आई थी। अमूमन किसानों के साथ बातचीत करके कोई धक्का मुक्की इस सरकार तो करने वाला नहीं है। किसानों से बातचीत करके, किसानों से रजामंदी लेके और स्थानीय सरकारों की सहयोग से ये पाइपलाइन डलेगी और पाइपलाइन देश हित में होती है, उसमें कोई जबरन, कोई हम लादने वाले लोग नहीं है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। नहीं, थैंक यू। क्वेश्चन 183। Yes, sir. Question 1. Let the answer be given. Supplementary, please. सर, मेरा क्वेश्चन था अनुसूचित जनजाति महिला का ऊपर। मंत्री जी ने उत्तर भी दिया है, कॉमन जो प्रोग्राम है उसके ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन है, मंत्री जी के उत्तर में है 55% बच्चा जो है वो मेलनरिस्ट है, तो उसके लिए हम मानते हैं जो अनुसूचित जनजाति महिला है वो सबसे पीछे है। माँ मेलनरिस्ट होते हैं तो बच्चा भी मेलनरिस्ट ही पैदा होगा। तो इसके लिए जो हमारा मिनिस्ट्री है, ट्राइबल वेलफेयर अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो वो मिनिस्ट्री में मॉनिटरिंग करने के लिए वो जो स्कीम है वो मॉनिटरिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग मशीनरी है आपका पास? और मशीनरी है तो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कितने महिला वो बेनिफिटेड हुआ है? ये मेरा क्वेश्चन है।
महोदय, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो मैंडेट है और जो ग्रांट है, ये सब राज्य सरकार को हम देते हैं। राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं। हर राज्य में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और कुछ हम लोग भी ग्रुप बना के इंडिविजुअल भी हम मॉनिटरिंग करके बहुत सारे जानकारी तथ्य हम आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। इसके साथ साथ प्लानिंग कमीशन में भी ये आंकड़ा आता है, उसके हिसाब से हाँ प्लानिंग कमीशन में भी आता है, उसमें से भी हम लोग इनपुट लेते हैं। नीति आयोग उसमें से भी हम लेते हैं। और माल न्यूट्रिशन एक समस्या है, इसके बारे में माननीय सदस्य स्वयं बताए हैं कि 55% का माल न्यूट्रिशन अभी भी है। इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी योजना है। दूसरा प्रश्न। सवाल का जवाब नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ, ये सवाल का जवाब नहीं है। प्लीज दूसरा प्रश्न पूछिए। सेकंड सप्लीमेंट्री है। प्लीज त्यागी जी प्लीज उत्तर तो देने के लिए एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिला आज तक। मिनिस्टर उत्तर ही नहीं देते। आप पूछिए दूसरा प्रश्न। पिछले हफ्ते मेरा एक क्वेश्चन था, वो भी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से उत्तर नहीं मिला सर। उत्तर लिखित देंगे, अभी तक लिखित नहीं मिला। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जस्ट 1 minute. Let me please. Your protection, you should tell the minister. If the question is answered wrongly or inadequately, the questioner has the right to bring it in writing to the notice of the minister concerned. सर मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है, जो फॉरेस्ट एक्ट के बारे में आपने उत्तर में बताया। और 2006 में फॉरेस्ट राइट लागू हुआ है। फॉरेस्ट एक्ट राइट में भी है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर है वो महिला को पट्टा दिया जाए। तो फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ है पूरा देश में, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। जितने हुआ है इसमें कितने महिला को पट्टा मिला है, वो मैं जानना चाहता हूँ। महोदय, फॉरेस्ट राइट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जो वन भूमि में ट्राइबल काबिज है जो 75 साल से ज़्यादा, उसके लिए वो अप्लाई करेगा लोकल सब डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। उसका स्क्रूटनी होने के बाद आपको पट्टा मिलेगा। मैं नंबर ये कुछ ठीक है। तो ये जो पट्टा जो देते हैं, ये पट्टा दोनों के नाम पे होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे होता है। तो जितना संख्या का पट्टा, एग्जैक्टली नंबर नहीं है मेरा पास, किस स्टेट में कितना पट्टा है उसका अलग से फिगर मैं दे दूंगा। लेकिन उस पट्टा में बोथ दोनों का, स्पाउस का भी नाम उसमें होता है, इसलिए महिला का भी पट्टा उसमें है। वामसुख सायम। Sir, I would like to know from the minister whether the government would consider bringing together a similar tribal development program for women sponsored by different ministries like Tribal Affairs, Minister of Social Justice, and Empowerment and Skill Development and Entrepreneurship under a single nodal authority to ensure better coordination and to avoid overlapping of the efforts. स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाने का हम लोग का योजना है। नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों का होता है। और वो वोकेशनल ट्रेनिंग में हम स्टेट बार जो ग्रांट उनसे मांगते हैं उसको हम देते हैं, और उसमें स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं। Please, it's not your question. Not your question. Shri Bandyopadhyay. Would the government consider to have a before-after
random sample survey to assess the impact of all these schemes on the tribal women. सर, ये सजेशन है मान्यवर सदस्यों का, आफ्टर एंड बिफोर इम्पैक्ट के लिए सजेशन, ये हम बीच बीच में करवाते हैं और एक बार करवा लेंगे। श्री तरुण विजय, आफ्टर एंड बिफोर इम्पैक्ट सर्वे के बारे में पूछे, हम बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट है, आफ्टर इम्पैक्ट हम लोग कर चुके हैं, अब हम आगे भी करेंगे इसको इम्पैक्ट। ये जो प्रश्न किया गया था ये जनजातीय क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में था। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि विशेष रूप से मणिपुर और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र की महिलाएं हैं, वहां सरकारी स्कीमों के कारण महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ है, वे जन्मजात महिला सशक्तिकरण के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। उस क्षेत्र में जनजातीय मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से मणिपुर की महिलाएं, जो कि वहां का पूरा आर्थिक क्षेत्र संभालती हैं, बाजार देखती हैं और वहां की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष ऐसा कार्यक्रम जनजातीय मंत्रालय ने किया है जो वहां की जो महिलाएं अग्रणी हैं उनको ताकत मिले और वे क्षेत्र में आगे बढ़ सके? इन क्षेत्र के लिए कृपया मंत्री महोदय बताएं, अर्थ के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा क्या विशेष अभियान और कार्यक्रम किया है? सर, जनजातीय मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और उनका बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 8 स्कीम चलाए जाते हैं। उसका मैं मूल प्रश्न में उत्तर दे दिया है। मैं माननीय सदस्य का जानकारी के लिए, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स इन लो लिटरेसी एरिया, जहां शैक्षणिक स्तर कम है उसमें स्पेशल इंसेंटिव देके लो लिटरेसी हम लोग देते हैं। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, ये फाइनेंशियल है 4% इंटरेस्ट में, महिला लोगों के लिए फाइनेंस जो मांगते हैं उनका काम करने के लिए उसके लिए दिया जाता है। ये फाइनेंस नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। 50% वुमेन को एक्सचेंज ऑफ ट्रैवल विजिट में हम लोग उनको स्थान दिया है। जो महिला आते हैं एक्सचेंज ऑफ ट्रैवल विजिट एक स्कीम है, उसमें 50% है। एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल 129 चलता है, उसमें भी 50% महिला को हम लोग देते हैं। प्री मैट्रिक देते हैं, स्कॉलरशिप, नेशनल फेलोशिप देते हैं, वन बंधु कल्याण योजना देते हैं, स्पेशल ग्रांट भी देते हैं। उसमें मणिपुर में भी और मेघालय, ये सब राज्यों में ट्रैवल क्षेत्र राज्यों में भी लागू है और इसका ये बेनिफिट लेते हैं। Thank you. Question 184. Question 184. Questioner not present. Let the answer be given. Statement is laid on the table of the House. All right. Supplementaries. श्रीमती विप्लव ठाकुर. सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो इन्होंने दिए हैं कि इसमें 2011 में 99,135 केसेस थे, जिसमें से 10,193 ये कह रहे हैं कि फॉल्स थे, इनकी गलत रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन हुई। इसी तरह से 2012-2013 में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और इसी बेस पे ये कह रहे हैं कि जो 498A है उसको कंपाउंडेबल किया जाए, और इसके लिए क्या इतने ही होने से हम औरतों की जो एक उनको एक मिला हुआ जस्टिस के लिए उसको खत्म कर देंगे? क्या रेशो है? और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है, क्या उसको देखा गया है? किस आधार पे उसको फॉल्स किया गया? हो सकता है कि किसी के कहने पे, किसी के उस पे आके पुलिस वालों ने किया हुआ। क्या उस पे इंक्वायरी की गई है? क्या उस पे मॉनिटरिंग हुई है कि ऐसे ही इसको? मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। सभापति महोदय, ये क्योंकि ये विषय बहुत ये गंभीर विषय है, इसलिए सबको संवेदनशीलता को समझते हुए इस कानून के बारे में आगे जिक्र करना है, और महिलाओं का ये संरक्षण का भी सवाल है। ये जो 498A है, ये कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है और नॉन कंपाउंडेबल भी है। अभी जो प्रोसेस, जो मिसयूज का माननीय सदस्य जी ने कहा है कि इसका मिसयूज हुआ है, तो पिछले 3 साल का आंकड़ा मैंने ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, जिसमें लगभग 10% केसेस को गलत पाया गया है। इसलिए इस मामले को 243rd लॉ कमीशन का रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पिटिशंस ने भी, सुप्रीम कोर्ट का जज अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार
और पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा भी और बहुत सारा हम लोग के सामने में ये चीज आया, मालूमात कमेटी का भी इसमें जिक्र किया है कि इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। तो अमेंडमेंट इस तरीका से करेंगे कि पुलिस का जो एक्शन है वो तुरंत किसी को सिर्फ कंप्लेंट देने पर ही अरेस्ट डायरेक्ट ना हो, उसमें एक प्रोसीजर है, वो सेट इन मोशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अरेस्ट करे। लेकिन मुख्य बात जो मैं तवज्जो देना चाहता हूँ वो कंपाउंडेबिलिटी पे है। इसको ये कहा गया कि अगर ये, क्योंकि एक पारिवारिक चीज है, अगर किसी भी रूप में अगर परिवार में आपस में मिलने का उसमें सॉल्यूशन हो जाता है तो उसका एक व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए एक विंडो जो है खुला रहना चाहिए। इसको लेकर के मामला जो है हम लॉ मिनिस्ट्री में भेजा हुआ है, जैसे ही वहां से क्लियरेंस आएंगे तो हम अमेंडमेंट के लिए आने के लिए तैयार हैं। प्लीज 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 बैठ जाइए। श्रीमती कहकशां परवीन। प्रिय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है कि 499 सेक्शन 498A का दुरुपयोग हो रहा है और ये इसको समनीय अपराध की श्रेणी में लाकर सरकार इसको कानून में संशोधन करना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी औरतें जो प्रताड़ित होती हैं लेकिन वो अपना केस तक दर्ज नहीं कर पाती हैं, तो सरकार इनको न्याय दिलाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाने का? थैंक यू। सभापति महोदय, ये बहुत ही ये जो जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि ये तो सबको मानना चाहिए, इस हाउस में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए ओपिनियन में। जैसे कोई आप कंप्लेन आया कि महिला के साथ, चाहे उसका हस्बैंड हो या हस्बैंड का कोई रिलेटिव हो, किसी भी कारण से उसके खिलाफ ऐसा काम हुआ है जिसमें ये 498 में जिक्र किया गया है कि उसको जो है बिल्कुल ये बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है। सवाल यहाँ उल्टा हो रहा है कि ये ज्यादा ही स्ट्रिंजेंट हो गया इसलिए मिसयूज होता है, सवाल ये है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो प्रपोजल है सेक्शन 320 सीआरपीसी में कंपाउंडेबल जो बात कहा है, ये इसी पे आप गौर कीजिए। बाकी महिलाओं का संरक्षण के लिए कोई समझौता नहीं होगा। ये प्लीज 1 मिनट, प्लीज बैठ जाइए, जवाब सुन लीजिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। इट्स नॉट अ प्लेस फॉर। एक तरफ सभापति महोदय, एक तरफ कानून का दुरुपयोग का यह मसला है, एक तरफ महिलाओं का संरक्षण का मामला है, इसलिए दोनों चीज को हम लोग को समझ करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन महिलाओं का संरक्षण का कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं है, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। श्रीमती जया बच्चन। पिछले हफ्ते ही मैंने एक लड़की हेमलता की जिक्र की, यहाँ मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए थे, उस लड़की के बच्चे को हटा लिया गया। शी इज अ 23-year-old girl. I have personally spoken to the Commissioner of Police and the Minister has been present when I made this complaint. Nothing has happened so far. आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? 2.5-year-old child has been kept back by the in-laws and they are not giving the child to the mother, which is illegal. I have spoken about it in the house. I have assured the girl that the entire house is supporting her. What action has the minister taken? सबको पता है कि प्लीज मसला आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार डायरेक्ट केस को दर्ज नहीं करती और कोई भी मसला जो राज्य का होता है। लेकिन प्लीज सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, ये बात तो सुन लीजिए भाई, बात सुन लीजिए। The honorable minister is replying. Please listen to the reply. इसमें अगर मैं सभापति आप हमको प्रोटेक्शन कीजिए प्लीज। भाई बैठ जाइए। ठाकुर प्लीज सिट डाउन, प्लीज कंटिन्यू। ना पति कब जलाएगा नहीं जलाएगा ये तो हमको रोज जला। सिट डाउन भाई, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज कंटिन्यू। जो स्पेसिफिक मुद्दा जया जी ने उठाया है हम उसको फॉलो अप जरूर करेंगे। अगर मैं मानता हूं कि अगर
लेकिन भाई बैठ जाइए। ये यहाँ पार्लियामेंट में किसी स्टेट गवर्नमेंट का काम को छीन के लाने का मैं बात नहीं कर सकता। हम हमारा दायित्व है हम वो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली तो मत, प्लीज सिट डाउन। सरकार नहीं है दिल्ली। प्लीज कंटिन्यू। लेकिन लेट द आंसर बी गिवन। लेकिन जो स्पेसिफिक मुद्दा उठाया है, आज का प्रश्नकाल महिलाओं के नाम हो गया। हम प्लीज 1 मिनट प्लीज। Please sit down. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य जया बच्चन जी ने जिस मुद्दे की बात की है कि शायद कोई ऐसा मामला था जिसकी जानकारी शायद दी थी, अच्छा ये बतला रहे हैं कि थे नहीं, तो मैं समझता हूं कि उसकी जानकारी आप दे दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा अथवा हमारे और मैंने पूरे हाउस की तरफ से इस महिला को दिया है। क्षमा कीजिएगा, इस हाउस की लाज को रख लीजिए सर। क्षमा कीजिएगा जया जी, हमारी जानकारी में नहीं है, नहीं तो मैं आपको निश्चित रूप से आज यहाँ बतलाने की स्थिति में होता कि संबंध में क्या कार्रवाई हुई है। मैं स्वयं बताने दूसरी बैठे अभी इनको जानकारी प्राप्त हो गई है, उसकी जानकारी हमारे राज्य मंत्री आपको देंगे। लेकिन जहां तक 498A को कंपाउंडेबल बनाने का सवाल है, सभापति महोदय, सरकार ने जो कुछ भी इसे कंपाउंडेबल बनाने का प्रोसेस प्रारंभ किया है, वह जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस है। रुकिए, We are not starting a war of sexes here. Please continue with the discussion. उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के आधार पर और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2 जुलाई 14 को आया था, उसके आधार पर सरकार ने यह फैसला किया कि इसे कंपाउंडेबल बनाया जाना चाहिए। तब इसका प्रोसेस हम लोगों ने प्रारंभ किया है। लेकिन इतना मैं सदन को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, यदि किसी महिला का उत्पीड़न होता है और यदि वह सरकार के संज्ञान में लाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके साथ इंसाफ होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। थैंक यू। क्वेश्चन 185, डॉक्टर रामलिंगम। क्वेश्चन नंबर 185 सर। Let the answer be given. सर क्वेश्चन नंबर 185 सर। 185। उससे पहले आपका परमिशन से जय जी ने जो क्या नो सवाल उठाया, Please don't deviate from the question. उसका मैं हम लोग यहाँ कार्रवाई हो रहे हैं, आपको मैं लिखित रूप से जितना जल्दी हो सके आप तक मैं उसका पहुँचा। Thank you. No, I'm not having a discussion on this. That question is over. Jaji, please. Please. Fine, he has assured you. Now let's take it forward from here. Please continue. Yes, sir. Question number Let the 185. answer be given. Sir, question number 185 sir. Question 185. The table of the house. Sir, Supplementary, please. thank you sir. Sir, first of all I appreciate the Home Minister that he has taken very good effort to minimize the terrorist infiltration, sir. Sir, I do agree that the intelligence report cannot be disclosed. But sir, Coastal Guard comes under the Ministry of Defence. The coastal village police stations are under the state government. When it is a question of nation's security, I must point out here that there were reports that terrorists who were caught by Coastal Guard were let off by them for consideration. Sir, my first supplementary is, I would like to know from the Minister whether the Government of India will constitute a special police stations with a special force in all the coastal villages all over the nation under the direct control of central government, sir. We have, sir, taken numerous steps on this regards, and I can point out some of the specific, very important steps which we have already taken. There are 2 components for the coastal security schemes in phase 1 and phase 2. Let me inform the August House. Under the phase 1, we have already established 73 coastal police stations, 97 checkposts, 58 outposts,
30 barracks, 204 interceptor boats, 10 rigid inflatable boats, 153 jeeps, and 312 motorcycles. Under phase 2, we have established 131 marine police stations, 60 jetties, 10 marine operation centers, 150 boats of 12 ton, 20 boats of 5 ton, and 20 boats of 19 meter size boats, 35 RIPs, that is rigid inflatable boats, 10 large vessels in Andaman Nicobar Island, 131 four-wheelers and 242 motorcycles. Besides that, we have synergized the whole agencies which are looking after the coastal security, and Ministry of Defence, the honourable members were right, the Ministry of Defence is also actively involved in securing the coastal areas. Second question, please. Of militants through border with Pakistan and Bangladesh is a cause of concern. Our paramilitary forces were doing a wonderful job in border areas. So no doubt about it, and nobody can question their integrity. But what I feel that the border security systems needs an improved tier level security, sir. Whether the central government has conducted review over the border and the coastal area, district police, if so, Ministry can spell out the list of review meeting conducted for the past 1 year, because there was no review meeting conducted for the last 1 year. The report was so. Can you give the list of for the past 1 year how many revival meeting was conducted? What was the outcome on it, sir? Thank you. Review meetings are conducted every 15 days, and there's a SMAC, State Multi-Agency Center, where the coordination and the review meeting is taking place from time to time. Besides that, we have taken certain technological measures also to strengthen our coastal security. I'm dealing with the coastal security only because the question is on the coastal area. Sir, besides those steps which I have mentioned earlier, we have adopted biometric cards because the sea coast line is very, very long in India. So it remains a challenge for us. But we are abreast of the situation. The National Population Register issues ID cards. That is for the coastal village population. And the fishermen, they are also issued cards. Besides that, we have automated identification system being established with the transporter for trafficking of small fishing vessels, which are possibly being used by the elements who wants to disturb our country. And besides that, sir, I would like to inform the honourable member also that there's a creation of chain in radar sensors and automatic identification system receivers along the entire Indian coastal areas. So we are adequately taking steps to ensure that our country remains safe from the coastal front also. Shri Pawan Verma. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, in his written reply, the Minister has shown exceptional brevity, citing national security for any explanation to the question asked. I want to ask the Honorable Minister that the attack that took place in November 2008 in Mumbai showed that in spite of all our intelligence agencies, terrorists could actually arrive in Mumbai unidentified, undetected. After that, the real problem that I would like the Minister in direct response to the question to answer is, what is the level of new coordination that his ministry is going to now start between the Coast Guard, the Navy, the local police, the INB, the RNAW, the NIA, state intelligence and the NTRC? Each of them work in silos, and that is why, even though he has claimed protection under national security, our response to such intelligence, such as subversive and terrorist acts is poor. I want a response as to what is being done in this regard. Partly which I have answered earlier also. Now the question is the state multi-agency center which we have created, and definitely the Mumbai terror attack, which has really given a new initiative in the whole affairs, and the real-time collation and sharing of intelligence amongst various, not only intelligence agencies but law enforcement agencies also are involved. And now this effort is further brought into the district level also, sir.
and district police stations also. So it is not only the intelligence agencies who are brought into the whole exercise, but the law enforcement agencies also, so that we can really work in close coordination and we can really prohibit. I can tell this August House, in last 11 months, God forbid, you know, we have been successful in dealing all these threats we have, and I don't want to claim credit for that. But it's the mandate of the government to secure this country, and we are committed for that. Shri Anil Desai. Yeah, Chairman sir. Sir, my state of Maharashtra and particularly Mumbai has been the target of the terrorism fomented by Pakistan. And all along we've been seeing that because of the, I mean, not only 26/11 attack, but before that and after that also, the threat is persistent. And it is unfortunate that in the light of all this, the revival of cricket series between Pakistan and India is being this is not the question. I'm not on that. I'm not on that. Please confine yourself to the question. Let me put a question. Please, why are you taking Sir, time? masterminds of 26/11, mastermind of 26/11, that is Dawood Ibrahim and Zakirul Rahman, these terrorist groups, they have been creating a terror. They have, because of that, not only Mumbai but the entire country is unsafe. What measures, through you, I would like to ask the Honorable Minister, that what specific measures are being taken as to keep Mumbai safe, as it has been, the same question was asked by Pawan Verma ji. I think Minister was not able to throw much light on that. I want to know what specific measures to keep Mumbai safe are being taken. All right, thank you. Thank you. Sir, I have already stated, if the question is about the specific intelligence inputs and all, which I cannot disclose or discuss in the forum, this August House also. But Mumbai being the financial hub of this country, it definitely is listed very high in our effort. But the question is about the Lashkar-e-Toiba, which the Honorable Member had mentioned the question. Besides that, there are many more terrorist groups who are working on destroying the peace and tranquility of this country. It's a threat to our national security, and they have Indian affiliates also, which are put under ban in the relevant laws. So all the efforts are being taken in place, and I'm very confident that it is paying dividend also. And there's no need to really worry to say that we are not taking enough steps to secure Mumbai. Thank you. Shri Kiranmoy Nanda. Well, sir, I am asking one supplementary to the Minister. Have all coastal states introduced biometric card for the seagoing fishermen? And is there any proposal to set up GPS system in all seagoing fishermen? Yes, all the fishermen, especially in those vulnerable areas, are being provided with all those gadgets which will ensure their identity, as well as they are not misused by some unwanted elements, undesirable elements in our territory. Question 186. आदरणीय सभापति जी, Let the answer be given. बैठ जाइए. Sir, the answer is laid on the table of the House. आप पूछिए. सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अप्रैल के महीने में ONGC के ओल पैक दिहेर गांव के एक कुएं में मरम्मत के दौरान जो आग लगी, जिसमें 2 लोग मारे गए और कई अन्य बुरी तरह से घायल हुए, इस घटना से देश का हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हुआ। माननीय मंत्री जी, हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हुआ है। इस तरह के मरम्मत कार्यों में जो फायर सेफ्टी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, वह भी उठाया गया था, जैसा कि आपने अपने उत्तर में बताया है। और यह भी कहा है कि सभी संबंधित अधिकारी सेफ्टी एवं सुरक्षा से जुड़े साइट पर मौजूद थे। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ONGC के चीफ हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट अधिकारी घटना से 2 दिन पहले तक दिल्ली NCR में अपनी टीम के साथ थे, जिसे 3 से 4 दिन पहले यह जानकारी मिल गई थी कि दिहेर गांव में कुएं में मशीनों द्वारा ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और उनके वहां पहुंचते ही
उसी दिन दुर्घटना हो गई है, जो फिर ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर सेफ्टी जैसा महत्वपूर्ण कार्य हो अपनी टीम के साथ सूचना पाने के बाद दिल्ली एनसीआर में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं तत्काल जानकारी मिलते घटना स्थल पर पहुंचकर सभी जरूरी कदम उठाए? माननीय मंत्री जी, दूसरा सवाल मेरा है, एक सवाल एक वक्त में, एक सवाल एक वक्त में, तो जवाब का इसका जवाब दे दीजिए। पूछिए 2 बार। माननीय सदस्य का सही नहीं है कि वहां संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं थे। जब घटना 15 तारीख से ये गैस लीकेज की खबरें आई, मेरे स्तर तक आई थी, उस तुरंत ही जो संबंधित सुरक्षा के अधिकारी, ओएनजीसी के वरिष्ठ अधिकारी उस फील्ड पे थे। ये एक मैकेनिकल एक्सीडेंट है, उसको सारे संभालने के बावजूद हमारी हाथ से बाहर गई और जान माल की नुकसान हुई। और मैं विनम्रता के साथ आपके माध्यम सामने कहना चाहूंगा कि जब हमने उत्तर दिया, मैं प्रामाणिकता के साथ कहा है कि इसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो मेंटेन करनी चाहिए थी उसको हमने नहीं कर पाया। उसकी संज्ञान हमारे सामने आई है, हम किसी को भी उसमें से बाहर नहीं रखेंगे। उसकी इंक्वायरी और आगे हम कर रहे हैं, उसको हम सुधारेंगे। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी, सोलीपैड 31 के घटना के बाद जो जांच कमेटी बैठी है उसमें कौन कौन लोग हैं? क्या जांच ऐसे अधिकारियों को सौंपी गई है? यदि निष्पक्ष जांच होगी तो वही दोषी होंगे, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में यह मरम्मत कार्य चल रहा था और उन्हीं को जांच सौंप दी गई है। यदि ऐसा है तो क्या जांच में निष्पक्षता रहेगी? सभापति जी, ये विषय में एक जांच अभी 2 एजेंसियां किए हैं। ओएनजीसी की जो इंटरनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, उन्होंने भी किया है, और जो हमारी ऑयल सेक्टर की सुरक्षा के बारे में इंडिपेंडेंट एजेंसी है OISD ने भी किया है। 2 एजेंसियों ने किया है। मैं पुनः मैंने उत्तर में लिखित दिया है, दोनों एजेंसियों ने, ओएनजीसी की निजी एजेंसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी, दोनों ने ही कहा है वहां कुछ खामियां है, इसीलिए कोई किसी को छुपाने के लिए किसी को रियायत देने बचाने की कोई सवाल उठता ही नहीं है। थैंक यू। श्री महेंद्र सिंह महारा जी, इस समय उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में, सवाल में आ रहा हूँ, पूरे प्रदेश में मिट्टी तेल के कोटे के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। सरकार ने लगातार 2 बार उत्तराखंड का कोटा कम कर दिया गया। 2011 से पहले 26,712 KL था, वो घटाकर 9,108 KL कर दिया। आज फिर 2015 में 152 KL घटाकर 8,956 KL कर दिया। इसी संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री जी से 10 दिन पहले एक प्रश्न पूछा था। अभी सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूं सर कि क्या उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों में कोटा देने के लिए कोई राष्ट्रीय मानक निर्धारित हैं? माननीय मंत्री जी का उत्तर था, राष्ट्रीय मानक कोई निर्धारित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल, केरल, हरियाणा, आंध्र, राजस्थान और यूपी में 6 से 8 लीटर प्रति व्यक्ति पर प्रत्येक वर्ष में ये कोटा फिक्स है, और जबकि उत्तराखंड में 3.32 लीटर्स का प्राविधान किया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो निर्धारित किए गए हैं नॉर्म्स, वो किस आधार पर किए गए हैं? यदि राष्ट्रीय मानक नहीं है, कोई मानक इस तरह के नहीं है, तो प्रदेश में किस तरह से मिट्टी तेल का आवंटन किया जाता है? माननीय मंत्री जी बता दें। सभापति जी, ये मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं रखता है। ये मूल प्रश्न सूरत में ओएनजीसी की ऑयल फील्ड में हादसे के बारे में है। माननीय सदस्य उत्तराखंड की मिट्टी की तेल के बारे में पूछ रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन आप देखिए, अगर आप इतना लंबा इंट्रोडक्शन न दें तो आप सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल है कि कोई राष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं है, तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को केवल 3.32 लीटर का मानक क्यों रखा गया, और प्रदेशों में हिमाचल है, केरल है, हरियाणा है, आंध्र है, राजस्थान है, यूपी और सारे जो प्रदेश है, सवाल पढ़ा या नहीं पढ़ा? 8 लीटर प्रति व्यक्ति
प्रत्येक वर्ष में निर्धारित हैं। मैं यही प्रश्न This is जानना not चाहता going on हूं record. कि It doesn't अभी जो relate to the 152 किलो काटा गया Please वो sit किस आधार down. पर काटा गया? Please sit down. Question hour is over. Statement by minister correcting answers to questions. You are not going on record. Why are you wasting your breath? Statement by minister correcting answer to question. Shri Kataria. Yes. बस ले कर दीजिए। मैं सभा पटल पर निम्नलिखित विवरण रखने की अनुमति चाहता हूं। संस्कृत भाषा का आगे नहीं कहाँ है? All right.